कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटम, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है वह केमिस्ट्री में है, 11th क्लास में है, और फिजिक्स में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर 12th क्लास में है। मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं इसे, लेकिन किस एक्सटेंट तक पढ़ते हैं वह थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पूरा चैप्टर ही एटॉमिक स्ट्रक्चर पे था, जबकि यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स पर ज्यादा अच्छे से समझ डेवलप करना होता है आपको यहां पर। तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम अगर हम देखें तो वह क्या होते हैं, जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी बात करूंगा मैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ते हैं। हम केवल एटम के स्ट्रक्चर को जानना चाहते हैं यहां पर, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम बाकी चीजें पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से हुई? गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करी थी। उन्होंने कैथोड रेस फाइंड किया था। कैथोड रेस कैसे फाइंड करते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब होता है एक, जिसके अंदर गैसेस को लो प्रेशर पर रखा जाता है और हाई वोल्टेज वहां पर मेंटेन करते हैं, और वहां इलेक्ट्रॉन्स जो है वह कैथोड से, जिसे नेगेटिवली चार्ज कहा जा सकता है या नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा जाता है एज कंपेयर टू एनोड। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो रेज जनरेट होती है उन्हें कैथोड रेस कहा गया, और कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इट इज डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड इन दिस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में आप डिटेल्स दूसरे टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया था, E/m फाउंड बाय थॉमसन, और मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज फाइंड किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास मैं आपको बता दूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. This is very small, and this is 1/1837 times mass of proton. तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कितना लाइटर है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। दूसरी बात, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो कैथोड रेस जो थी उन्हें पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज कहा गया था, और वहां पर जब ये 1897 की बात है जब E/m फाइंड किया गया था, और 1999 में प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। इन 1999 प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड, और 1932 में डिस्कवर हुआ था आपका न्यूट्रॉन। तो इतना लेट क्यों हुआ न्यूट्रॉन? क्योंकि वह चार्जलेस पार्टिकल है, और प्रोटॉन डिस्कवरी या प्रोटॉन की जो स्टैब्लिशमेंट थी वो 1999 में हुई थी। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन में यहां पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि सब कुछ चार्ज पर डिपेंड करता है। पूरा केमिस्ट्री जो है वो चार्ज और उनके अट्रैक्शन रिपल्शन पर डिपेंड करता है, और इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहिए हमें। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। रदरफोर्ड मॉडल जो था वह क्या था, यह आप समझते हैं। वैसे तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छे से पढ़ते हैं 12th क्लास में, लेकिन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो था वह मैं शॉर्ट में बताता हूं। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था। अल्फा पार्टिकल जो होता है वह 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ पार्टिकल होता है, और इसको उन्होंने गोल्ड की पतली फॉइल पर प्रोजेक्ट किया था। गोल्ड की पतली फॉइल में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से गोल्ड के एटम्स होंगे, और उन्होंने फाइंड किया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मोस्ट मतलब 99.9 विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो गए। कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत ही कम जो है वह रिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब एटम जो है वो मोस्टली एम्प्टी है, और उसका ज्यादातर मास जो है वो केवल एक छोटी सी जगह पर कंसिस्टेंट है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है,
प्लस 2e जिसे कहा जा सकता है, 2e चार्ज होता है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट होता है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है एग्जैक्टली उतना ही प्रोटॉन का होता है, यह पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक बात जरूर स्टैब्लिश हो गई थी, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। मतलब सेम चार्ज अगर है तो वह रिपल्शन करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और डिफरेंट चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो देयर विल बी अट्रैक्शन। तो यह पॉजिटिव चार्ज है, यह क्लियर है, और किसी चीज से रिबाउंस हुआ है, इसका मतलब यहां बहुत ही छोटी सी जगह पर पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड है। इसका मतलब यह किसी न्यूक्लियस से टर्न होकर वापस आया है। तो रदरफोर्ड मॉडल जो है वो बिल्कुल सिंपल बात है कि रदरफोर्ड मॉडल में सारा चार्ज जो है एक छोटी सी जगह पर है, पॉजिटिव चार्ज जिसे न्यूक्लियस कहा गया है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वह न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। तो डिफरेंट मॉडल्स आप देखेंगे, थॉमसन मॉडल एंड ऑल दैट। तो यहां पर मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको थॉमसन मॉडल समझाऊं। थॉमसन मॉडल अगर आपको पढ़ना है तो 12th क्लास में देखेंगे। रदरफोर्ड मॉडल के पहले थॉमसन मॉडल था। थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह से रहते हैं, पूरा मटेरियल पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इस तरह से है जैसे आपकी केक के अंदर छोटी छोटी चेरी होती है, इस तरह से। तो थॉमसन का मॉडल तो ऑब्वियसली एक हाइपोथेसिस ही था, लेकिन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से यह क्लियर हो गया कि देयर इज द एक्सिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन विच all the positive charge is there and electron is outside the nucleus far away and most of the atom is empty। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लेते हैं तो वो मूव करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड मॉडल में यह भी कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में धीरे धीरे गोल गोल घूमते घूमते न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाता है। इसका मतलब उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा और उसके बाद इसका एक्सिस्टेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा सीन नहीं है, नेचर में ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। तो रदरफोर्ड मॉडल की यह ड्रॉबैक था। इसके बाद बोहर मॉडल आया, और बोहर मॉडल क्या है उससे हमें और अच्छे से समझने को मिली। तो यहां पर मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया हमारे लिए। तो सबसे पहले था थॉमसन मॉडल। मैं आपको एक बार लिखना चाहता हूं, थॉमसन मॉडल। मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। मॉडल आखिर क्यों हो रहे हैं? हमें नेचर को समझने के लिए, हमें कुछ एटम्स को समझने के लिए जो इनिशियल मॉडल्स थे वह दिए गए थे। नेचर में एटम के एग्जिस्टेंस को, उसकी साइज को, शेप को, उसके बिहेवियर के बेसिस पर हम उसका मॉडल क्रिएट करते थे। तो थॉमसन मॉडल बड़ा सिंपल सा मॉडल था, लेकिन हल्की कुछ ही चीजों को एक्सप्लेन कर सकता था। फिर आया रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल से काफी चीजें एक्सप्लेन हुई, जैसे कि न्यूक्लियस का एक्सिस्टेंस हुआ, और इसके अलावा रदरफोर्ड मॉडल के अपने ड्रॉबैक थे। तो मैं कहूंगा रदरफोर्ड मॉडल आया, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल से सबसे बड़ी बात जो मिली हमें, न्यूक्लियस का एक्सिस्टेंस हुआ। दैट इज द ओनली पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस। देन बोहर्स मॉडल वाज देयर। बोहर्स मॉडल हम क्लास 12 में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। यहां मैं जरूर उसका थोड़ा सा पार्ट लूंगा, और इनफैक्ट मैं यहां पर वह पार्ट इंक्लूड कर रहा हूं आपके केमिस्ट्री वाले इस पार्ट में। एक एक्स्ट्रा क्लिप दे रहा हूं, 12th वाला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो इंक्लूड कर रहा हूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। और नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे आप अप टू द 12 छोड़ लिख सकते हैं, रख सकते हैं। तो बोहर्स मॉडल काफी अच्छी बात है, बोहर मॉडल को हम समझेंगे जरूर यहां पर। और मॉडल के बाद बोहर मॉडल से जो केवल था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स को ही समझा जा सकता था, उनके स्पेक्ट्रा को ही समझा जा सकता था, क्योंकि स्पेक्ट्रा जो होता है उसे एक्सप्लेन करके हम एटम्स के मॉडल को और अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन बोहर मॉडल के बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल मिला हमें ऑन द बेसिस ऑफ श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स एंड ऑल दैट, और उससे हम बाकी चीजें एक्सप्लेन कर सके थे। तो हमारा अल्टीमेट एम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझना। उसके पहले हम बोहर मॉडल समझेंगे, और बोहर मॉडल के बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझेंगे। तो बोहर्स मॉडल समझने के पहले, या इनफैक्ट हम कहें कि पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए हमें स्पेक्ट्रा को समझना जरूरी होता है, क्योंकि जो एटॉमिक मॉडल स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर दे वह एटॉमिक मॉडल बिल्कुल
सही होगा या इनफैक्ट ज्यादा बेटर होगा दूसरे मॉडल्स के कंपैरिजन में। तो हमेशा नए मॉडल आते रहे हैं और हमने देखा बोहर मॉडल के बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमें पता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। रदरफोर्ड के बाद हमें क्लियर हो गया था कि एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यह रदरफोर्ड ने कहा था। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, स्टेबल नहीं रह सकते इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन किस मैनर में, किस रूल में, किस ऑर्डर में, किस तरह से अपना मोशन करते हैं, यह समझने के लिए हमें काफी, यह सब एक्सप्लेनेशन तो हम क्वांटम मैकेनिक्स से ही समझ सके हैं फाइनली। लेकिन इनिशियली हम इतना जरूर समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस है, उसके आसपास बहुत बहुत दूर दूर तक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट होंगे, ऑर्बिटल होंगे, जो भी, जिसे भी हम ऑर्बिट या ऑर्बिटल कहते हैं। क्या होता है इसके बाद में बात करेंगे, अभी तो हम केवल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के बेसिस पर हमें नेचर ऑफ लाइट समझना होता है। 11th क्लास में हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, इनफैक्ट ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है 11th क्लास में आपको नेचर ऑफ लाइट के बारे में समझने की। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है और किस तरह से हम लाइट का इलेक्ट्रॉन्स के साथ या एनर्जी होती है उससे समझते हैं। तो लाइट जो होता है, लाइट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लाइट को एक पार्टिकल कहा गया था न्यूटन के जमाने में। न्यूटन ने उसे लाइट को कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन किया था। उसके बाद में लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा गया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया है लाइट को। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट से उसका पार्टिकल नेचर भी हमें मिलता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए आपको क्लास 12th में बहुत अच्छे से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया जाता है। यहां पर इनफैक्ट हमें थोड़ी सी अच्छी जानकारी होना चाहिए लाइट और इलेक्ट्रॉन्स और उनके बीच में रिलेशन को। तो लाइट एक वेव है, इनफैक्ट एक वेव पल्स की तरह है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, वेवलेंथ होती है लैम्बडा। वेवलेंथ क्या होती है इसको समझने के लिए आपको क्लास 11 में वेव्स को समझना होता है। और स्पीड होती है इसकी। तो स्पीड v जो होती है वो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन होती है, दैट इज श्योर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरह से होती है, इनकी स्पीड फिक्स्ड होती है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट ऑब्वियसली, क्योंकि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक मेटल होती है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम यूज करते हैं, उस पर अगर रेडिएशन होता है, रेडिएशन का मतलब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उस पर फॉल होने दिया, इंसिडेंट होने दिया जाता है। तो यह वेव्स अगर यहां इंसिडेंट होती है तो जैसे ही यह इंसिडेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है और इसे आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी होती है उससे लिखा जाता है E, और वह प्लैंक लॉ से दी जाती है, E = h न्यू। h इज प्लैंक कांस्टेंट, h इज प्लैंक कांस्टेंट। h की वैल्यू 6.62 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड होती है। तो आप देख सकते हैं एक क्वांटा, इसे क्वांटा कहा जाता है, लाइट का क्वांटा। क्वांटा मतलब एक छोटा सा पैकेट। तो पहले न्यूटन के जमाने में उसे कॉर्पस्कुलर थ्योरी, एक पार्टिकल कहा गया था, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई, उसके बाद फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण उसका पार्टिकल नेचर को हमने फाइंड किया। तो जो लाइट है उसका नेचर बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें वेव की प्रॉपर्टी भी है। जैसे कि आप देखते हैं वेव, उसकी डिफरेंट स्पीड होगी, डिफरेंट वेवलेंथ होगी, डिफरेंट स्पीड होगी, डिफरेंट मीडिया में वेवलेंथ होगी डिफरेंट, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। और एनर्जी भी हम इस रूल से फाइंड कर सकते हैं, E = h न्यू से।
तो आइंस्टाइन ने क्या कहा था? आइंस्टाइन ने कहा था इस क्वांटा की एनर्जी अगर h न्यू है, उसमें से एक मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड phi एनर्जी जिसे कहा जाता है मेटल से बाहर आने के लिए रिक्वायर्ड है, अगर वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। आइंस्टाइन इक्वेशन है। तो इससे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझते हैं। एक्जैक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन है, मेटल में इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन जब रेडिएशन में किसी एक फोटोन को, जिसे क्वांटा ऑफ लाइट कहा जा सकता है, एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एनर्जी गेन करके बाहर आ जाते हैं। अगर एनर्जी सफिशिएंट है तो वो बाहर आ जाएगा। इसे बाहर आने में एक वर्क फंक्शन एनर्जी जिसे फाई कहा जाता है एटलीस्ट जरूरी है। एटलीस्ट वर्क फंक्शन एनर्जी होना जरूरी है ताकि यह सरफेस से बाहर आ जाए, मेटल की सरफेस से बाहर आ जाए। तो इतना सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, लेकिन यहां मैं आपको जो समझा रहा हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री तो मैं आपको समझाना जरूरी समझता हूं। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह फोटोन को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन बोहर थ्योरी में हमने क्या देखा है? बोहर्स मॉडल अगर आप देखेंगे तो वो बड़ा क्लियर है। बोहर मॉडल के अनुसार न्यूक्लियस फिक्स्ड है। रदरफोर्ड मॉडल में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन धीरे 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 न्यूक्लियस में पहुंच जाता है। वो मॉडल तो बिल्कुल गलत हो गया उस प्रकार से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नेचर में एटम स्टेबल है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं। दैट वाज बोहर्स मॉडल। मैं इन शॉर्ट बोहर्स मॉडल को यहां एक्सप्लेन करता हूं, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में मिल जाएगा, लेकिन बोहर मॉडल की जो खास बातें हैं मैं जरूर बताना चाहता हूं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो बोहर का जो मॉडल था इनफैक्ट वो हाइड्रोजन के लिए था केवल, और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम उन्हें कहा जाता है जिनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें एक प्रोटॉन हो, दो प्रोटॉन हो, तीन प्रोटॉन हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल एक ही होना चाहिए। यह डिटेल आप देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। तो इलेक्ट्रॉन जो है वह पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। और दो बातें आपको अच्छे से पता होगी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से दूर नहीं जाता। हमारी सन और अर्थ को आप देख लीजिए। हमारा सन है अगर, और हमारी अर्थ है, सन के अराउंड मूव करती है, यह बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अर्थ सन को छोड़ के नहीं जा सकती क्योंकि इनके बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। इनफैक्ट आप फिजिक्स में सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं क्लास 11th में, और ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, लेकिन आप थोड़ा देर से पढ़ते हैं और पहला चैप्टर आप बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री में। इसलिए इसे समझने के लिए आपको जरूरी है कि आप जिस तरह एक रस्सी से पत्थर को बांध कर गोल घुमाते हैं, उसी तरह से आपको एक अट्रैक्शन फोर्स तो चाहिए जो इस सर्कुलर मोशन को मेंटेन करे। तो इस इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करने के लिए प्रोटॉन का अट्रैक्शन होता है। और एक बहुत जरूरी बात हम देखेंगे आगे जाकर, जो बोहर मॉडल में हमें समझना होगी, कि अलग अलग ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो उसकी एनर्जी अलग अलग होती है। ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में देख रहे हैं हमारे। तो अलग अलग ऑर्बिट में एनर्जी अलग अलग होगी क्योंकि उसकी डिस्टेंस अलग अलग होगी। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ऑर्बिट या इस तरह से अलग अलग ऑर्बिट में घूमता है, जिसे n=1, n=2 और n=3 नंबर दिया गया है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बोहर ने कहा था अगर वो किसी ऑर्बिट में मूव करता, ऑर्बिट का मतलब आप देख लीजिए पहले क्या है और ऑर्बिटल का मतलब क्या है। पहले हम ऑर्बिट की बात करेंगे। ऑर्बिट एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है या इलिप्टिकल पाथ है। ऑर्बिट फिक्स्ड सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ है जहां इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता है, जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड अपने ऑर्बिट में मूव करती है। दैट इज अ फिक्स्ड पाथ, नियरली फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो इस ऑर्बिट में डिफरेंट डिस्टेंसेस अगर है तो उसकी डिफरेंट एनर्जीज होगी, और एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर होने के लिए एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल या एक क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट में पहुंचने में एनर्जी चेंज होती है। यह आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। उस चैप्टर को आपने ढंग से पढ़ा है या थोड़ा सा भी आप एक बार पढ़ लें, उस चैप्टर को पूरा पढ़ लें, चाहे आपको कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन यहां वह बात समझ में आ जाएगी आपको अच्छे से जो मैं कहना चाहता हूं। तो बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? MVR, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, जो कि आप केमिस्ट्री में थोड़ा लेट, फिजिक्स में थोड़ा लेट पढ़ते हैं। MVR इज इक्वल टू NH/2π। H वही है जो प्लैंक कांस्टेंट है, और N जो है वह क्वांटम स्टेट है या एनर्जी लेवल स्टेट, ये फिक्स्ड है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ?
कि वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही मूव कर सकता है, सभी स्टेट में नहीं। तो बोहर मॉडल में क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट तो आ गया था, लेकिन वहां केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1 2 3 को ही जानते थे और केवल हम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एटम्स का ही स्पेक्ट्रा समझ सकते थे। तो स्पेक्ट्रा क्या होता है इसे थोड़ा सा समझते हैं अब हम, और बोहर मॉडल की शॉर्टकमिंग्स के बारे में आप हमारे करस्पॉन्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर जो फिजिक्स का चैप्टर है उसमें देख लें, और एटॉमिक स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं थोड़ा सा, और उसके साथ में बोहर मॉडल का स्पेक्ट्रम भी आप समझ सकते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है आप इसे समझिए। स्पेक्ट्रा का मतलब आप समझिए, जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रा है उसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, ईएम वेव्स जिसे हम कहते हैं, उसका स्पेक्ट्रम हम देखें तो उसमें विजिबल स्पेक्ट्रा होता है जिसमें वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर्स होते हैं, और यह तो विजिबल कलर होगा। इसके अलावा इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज होती है। इसके अलावा एक्स रेज होती है एंड सो ऑन। तो इनमें सब डिफरेंस क्या है? इनमें सब डिफरेंस क्या है कि लैम्बडा जो है वह इधर इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी जो है इधर इंक्रीज होती है। तो स्पेक्ट्रा ऐसे कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सब पॉसिबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज का आप अगर स्ट्रक्चर करें तो आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? किसी एटम से आने वाली, इमिट होने वाली वेवलेंथ्स को अगर हम देखें तो बहुत तरह की वेवलेंथ्स हो सकती है, वो विजिबल, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट रेज में, इवन एक्स रेज में भी पॉसिबल है। तो अगर हम सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम देखें तो वो हाइड्रोजन का होता है, जो बोहर मॉडल से एक्सप्लेन किया जाता है। स्पेक्ट्रा कहां से आता है यह समझना बहुत आसान है। एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन इलेक्ट्रॉन transit from one energy level to another, they emit radiation. Radiation means they emit electromagnetic rays or electromagnetic waves, or you can say photon, or you can say quanta. इसकी फ्रीक्वेंसी होती है सपोज न्यू, तो इसकी एनर्जी हम इस तरह से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो यह जो एनर्जी होगी ऑब्वियसली यह दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होगी, दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होगी। हम इसे ई इनिशियल माइनस ई फाइनल कह सकते हैं। तो जो इमिटेड क्वांटा है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी न्यू, उसकी वेवलेंथ होगी लैम्बडा। इस फॉर्मूले से दी जा सकती है, इससे आप एच न्यू लिखें या एच सी बाय लैम्बडा लिखें। तो इनिशियल एनर्जी लेवल माइनस फाइनल एनर्जी लेवल, जो एनर्जी का डिफरेंस है वो इन फॉर्म ऑफ फोटोन रिलीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा फोटोन के फॉर्म में एनर्जी गेन करता है, फोटोन को एब्जॉर्ब करके एनर्जी गेन करता है, या फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर देता है। दैट इज वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन के एनर्जी ट्रांजिशन बहुत तरह के हो सकते हैं। उससे आने वाली, अगर हम वेवलेंथ्स को एनालाइज करें तो सपोज हमारे पास वेवलेंथ है 3000 एंगस्ट्रॉम टू सम 10,000 एंगस्ट्रॉम। समटाइम्स हमको लाइंस मिलती है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रा होता है, लेकिन अगर इसको बहुत फाइन देखें तो एक लाइन 2-3 लाइन से मिलकर बनी होती है। उसे और फाइन स्पेक्ट्रोमीटर से देखिए तो वह भी लाइन दो और बहुत पतली पतली लाइनों से मिलकर बनी होती है। लाइन का मतलब यह हुआ कि स्पेक्ट्रोमीटर में आपको जो वेवलेंथ दिखाई दे रही है वह पर्टिकुलर वेवलेंथ इमिट हो रही है यहां से, उसके बीच में आपको कोई वेवलेंथ नहीं मिल रही है, और यह एक लाइन की तरह दिखाई देता है। तो स्पेक्ट्रम को समझने के लिए आपको क्लास 12 में ऑप्टिक्स पढ़ना होता है, थोड़ा प्रिज्म समझना होता है। तो कुल मिला के हम इसे स्पेक्ट्रोमीटर में देखते हैं। सारा जो लाइट होता है वो प्रिज्म से पास होता है, अगर तो प्रिज्म से पास होने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में चला जाता है। इस तरह से यह तो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रा हो गया, और हम जो विजिबल नहीं है उसका भी स्पेक्ट्रा देख सकते हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर से।
तो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ आपको यहां दिखाई दे रही है वही यहां से मीट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच एनर्जी लेवल का एक डेफिनेट डिफरेंस होता है। एटम्स में जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, एनर्जी लेवल डेफिनेट होता है, और एक पतली लाइन को हम समझते हैं कि ये कहां से आ रही है, किस एनर्जी डिफरेंस के कारण आ रही है, तो हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बोहर थ्योरी जो है उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया था, और बड़ी आसानी से एक्सप्लेन किया था। यही हम बोहर मॉडल में देखने जा रहे हैं। इसको हम समझते हैं एक बार फिर से बोहर मॉडल में। और इन फाइन लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर मॉडल सफिशिएंट नहीं था, इसलिए हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिक्स का हेल्प लिया, और इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे पहले बोहर मॉडल, उसके बाद में दूसरे मॉडल। तो बोहर मॉडल तो आप जो मैं अलग से फाइल दे रहा हूं, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो क्लास 12 का है, उससे पढ़ सकते हैं। वहां मैथमेटिकली भी उसे डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन जो 2-3 जरूरी बातें हैं मैं अपनी तरफ से बहुत ज्यादा जरूरी समझता हूं समझाना, उसे मैं यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं बोहर मॉडल का। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है, जैसा कि हम उस में पढ़ते हैं, यह होता है r0n²। और r0n², अगर n1 है तो यह होगा, n2 है तो यह होगा, n3 है तो यह होगा, n4 है तो यह होगा। आप देख सकते हैं 1 होगा, 2 के लिए स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इसी तरह 3 का स्क्वायर 9, और 16 एंड 25 तो इससे बहुत दूर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स n1 के लिए ऑर्बिट यह हो गया, n2 यह हो गया, n3 यह हो गया, n4 यह हो गया। बोहर मॉडल में n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आगे जाके हम देखेंगे इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा गया है। यहां बोहर के लिए वो केवल ऑर्बिट का नंबर था, लेकिन एक्चुअली यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। वेव मैकेनिकल मॉडल में यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाता है। रिलेटिव डिस्टेंस देखिए आप, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप दूसरे एटम्स के लिए भी देखेंगे, तो n और ऑर्बिट के साइज का रिलेशन देखिए आप। n1, n2, n3, n4, n5 कितना दूर जाएगा, और n6 उससे बहुत दूर जाएगा। तो ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसी को आपको समझना है। सपोज हमारे पास यहां 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी में, फिर आप देखते हैं n2 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s2 में भी होंगे, और 2p6, तो यहां टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और उसके बाद 8 + 2 यह हो जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 11th इलेक्ट्रॉन बहुत दूर जाएगा। तो आप अगर देखेंगे कि 11th इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिलअप हो रहा है, तो उसकी रिलेटिव डिस्टेंस को आप देखिए कितना दूर है, वो न्यूक्लियस से कितना दूर चलेगा। दिस इज न्यूक्लियस मैंने छोटा बनाया है, बल्कि न्यूक्लियस इससे भी बहुत छोटा होता है। तो जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो अकेला है और बहुत दूर है इस न्यूक्लियस से। यह बात मैं आपको फिर से बताऊंगा जब आप, यह पिक्चर मैं आपको फिर से बताऊंगा जहां पर हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद तब। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है क्यों ऐसा हो रहा है, और वह बोहर मॉडल के ऑर्डर जो है उससे थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। हालांकि बोहर मॉडल केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए यूजफुल है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में भी आप जाके देखेंगे तो साइज ऑफ जो ऑर्बिटल्स है, वहां ऑर्बिट नहीं होगा, वहां ऑर्बिटल्स होंगे, और हम उनके बारे में वहां पढ़ेंगे, ऑर्बिटल्स के बारे में। तो सबसे बड़ी बात यह है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, 2 से 3 होता है या 3 से 4 होता है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी तेजी से बढ़ती है, यह बात मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं बस। तो इस पिक्चर को फिर से हम एक बार देखेंगे और आगे इसके बारे में समझेंगे। तो बोहर मॉडल से यह रिलेशन मिलता है, यह रिलेशन हमें इस में हेल्पफुल है। और बोहर मॉडल से जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हम एक्सप्लेन करते हैं वह मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, n1, n2, n3, n4 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो यहां स्पेक्ट्रम की लाइंस की एनर्जी कैलकुलेशन करना या उनकी वेवलेंथ कैलकुलेशन करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इस स्पेक्ट्रम को समझना है।
आप देख सकते हैं, अगर लाइमन सीरीज की बात करें तो उसमें n इज इक्वल टू 1 जो कि ग्राउंड स्टेट कहा जाता है, वहां ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का n 2 3 4 या हायर एनर्जी लेवल से। और उसी तरह से लाइमन बामर सीरीज मिलती है आपको इस तरह के ट्रांजिशन से। तो ये एनर्जी डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये एनर्जी डिफरेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी किस तरह से चेंज होती है इसे आप देख सकते हैं। N2 में जाएंगे एनर्जी चेंज होगी, काफी बड़ा एनर्जी चेंज होगा। N2 के बजाय आप 3 में जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है, और N4 में जाएंगे तो एनर्जी और इंक्रीज होगी, लेकिन यह जो डिफरेंस है वह इतना नहीं होता है। तो हाइड्रोजन मॉडल में यह स्पेक्ट्रा है आपका। बोहर मॉडल से आप हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एटम लेते हैं, N2 3 4 5 6 लेते हैं, तो उसके स्पेक्ट्रा को बोहर मॉडल से समझाना बिल्कुल मुश्किल है, इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम जब देखेंगे तो उससे हमें कुछ चीजें समझ में को मिलेगी। और स्पेक्ट्रा जो होता है, स्पेक्ट्रा की मैं किसी एक लाइन की बात करना चाहता हूं आपके सामने। सपोज हम N2 to 1 ट्रांजिशन देख रहे हैं। N2 to 1 ट्रांजिशन के सिमिलर लाइंस आपको कॉम्प्लेक्स एटम्स में भी देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह की लाइंस। लेकिन उन लाइंस के स्पेक्ट्रा को अगर आप फाइनली देखें तो वहां एक लाइन नहीं होती है, वहां बहुत ही पास पास 2-3 लाइनें होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां से यहां तक का एनर्जी डिफरेंस N2 to N1 के बजाय कुछ और भी होता है। कैसे होता है यह हम देखेंगे। N2 में ही डिफरेंट एनर्जीज होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है उन एनर्जीज में। तो वह क्यों होता है यह हम देखेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। तो इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए, सबसे पहले यह समझने की कोशिश करना होगी कि आखिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उसके लिए हमें समझना होगा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इनफैक्ट उसके पहले हमें यह समझना होता है कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी क्या है, वेव क्या है, पार्टिकल क्या है, और दोनों के किसी भी पार्टिकल के दोनों नेचर हो सकते हैं। पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। जिस तरह से हम रेडिएशन का देखते हैं, दोनों नेचर होता है, वह वेव की तरह बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह बिहेव भी करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रेडिएशन जो लाइट है हमारा, लाइट को रेडिएशन कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जा सकता है इसे। तो यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल नेचर शो करता है, जबकि यंग्स एक्सपेरिमेंट हम क्लास 12 में देखते हैं, वहां पर वह वेव नेचर शो करता है। तो उसी तरह पार्टिकल और वेव, एनर्जी और मैटर जो है दोनों नेचर रखता है, वेव का और पार्टिकल दोनों का। तो वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के लिए मैं आपको क्लास 12 का एक क्लिप इंक्लूड कर रहा हूं, वो आप देख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहां पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। तो वो क्लिप आप देखिए, उसके बाद डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और वेव पार्टिकल ड्युअलिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मैं यहां पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टार्ट कर रहा हूं, वह दोनों आप उस क्लिप से देख लीजिए, वेव पार्टिकल और डी ब्रॉगली वेवलेंथ। Uncertainty principle, it is given by Heisenberg, और इसीलिए इसे Heisenberg's uncertainty principle कहा जाता है। जैसा कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में देखा है, EM वेव्स वाला जो चैप्टर है उसमें हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे एक वेव अटैच होती है, और वो कुछ इस तरह से अगर वो वेव है तो इलेक्ट्रॉन उसके साथ अटैच है। वो इलेक्ट्रॉन इस पल्स में कहीं भी हो सकता है। ये मैटर वेव है जो इलेक्ट्रॉन से अटैच्ड है, और इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो मैटर वेव है, या जिसे हम डी ब्रॉगली वेव कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां होगी। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एग्जैक्टली इस पल्स के टॉप पर होगी या यहां कहीं हो सकती है। इट इज नॉट श्योर, इट कैन नॉट बी श्योर। हम श्योरिटी से ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि वह कहां है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काफी अच्छा है, काफी अच्छी बात कहता है, और इससे बहुत ही बातें सीखने को मिली है, बहुत नई नई खोज हुई है इस पर बेस्ड। आप देखिए अनसर्टेनिटी, अगर आप सर्टेनली कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां एग्जैक्टली इसी पोजीशन पर है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स हो गई है। अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स हो जाती है तो पोजीशन को डिफाइन करना या पोजीशन को परफेक्टली मेजर करना, इनफैक्ट नेचर में पोजीशन अगर परफेक्ट है तो ही तो आप मेजर कर पाएंगे।
तो सपोज मेरा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऐसी एक शार्प पल्स पर चलता है, तो मैं कहूंगा कि उसकी पोजीशन बिल्कुल उस शार्प पल्स के ऊपर है, या उस जो शार्प पल्स है उसी लोकेशन पर इलेक्ट्रॉन है। तो शार्प पल्स है, मैटर वेव है, जो शार्प इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली जो पल्स का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है यहां पर है। लेकिन मैं आपको बता दूं क्या डिफरेंस है इस शार्प पल्स में, इस तरह की पल्स में, और एक सिंगल पल्स में। यह सिंगल पल्स जो है वह सिंगल वेव से मिलकर बनी है, इसमें केवल एक फ्रीक्वेंसी है, सिंगल फ्रीक्वेंसी है। सिंगल फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब हो गया सिंगल वेवलेंथ। ऑब्वियसली सिंगल वेवलेंथ में कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सिंगल वेवलेंथ से मिलकर बनी है। ये काफी अच्छा प्रिंसिपल है, इसलिए इसको समझाने के लिए मैं पूरी गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सिंगल वेवलेंथ है इसमें, जबकि इसमें इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ। और इसमें तो बहुत सी वेवलेंथ्स है, मैनी मैनी वेवलेंथ्स, मैनी मैनी वेवलेंथ्स का मिक्सचर है, मैनी मैनी वेवलेंथ्स का मिक्सचर है। अब जरा इस फॉर्मूले को देखिए, लैम्बडा इज h बाय p। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम p बिल्कुल फिक्स्ड है तो उसका मतलब उसका लैम्बडा फिक्स्ड है। अगर लैम्बडा फिक्स्ड है तो क्या होगा, एक सिंगल वेवलेंथ होगी, जो कि आप यहां देख रहे हैं। आप मेरी बात को देखिए, अगर p बिल्कुल फिक्स्ड है, या यूं कहें कि p सर्टेनिटी है, वी आर सर्टन, वी आर क्लियर, वी हैव मेजर्ड दैट linear momentum of electron is constant, or we can say certainly it have a definite value, it is certain, very certain, we are very certain about that momentum। तो अगर आप बिल्कुल सर्टन है कि उसका मोमेंटम p है, तो मैं कहूंगा उसकी लैम्बडा फिक्स्ड है, क्योंकि लैम्बडा होता है h बाय p। लैम्बडा फिक्स है, इसका मतलब सिंगल, इस तरह की सिंगल मैटर वेव एसोसिएटेड होगी इलेक्ट्रॉन के साथ। तो आपका इलेक्ट्रॉन कहां होगा, यहां 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 यहां, पता नहीं कहां होगा, क्योंकि सभी जगह उसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। इसका मतलब उसकी जो मोमेंटम अगर आप सर्टन है, तो उसकी जो लोकेशन है वो अनसर्टन हो गई, वो कहां होगा यह कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। इसका मतलब इस वेव, यह जो वेव है उसके रिस्पेक्ट में, जो वेव उससे एसोसिएटेड है, वेव उससे जुड़ी हुई है, मैटर वेव उससे अटैच्ड है, उस मैटर वेव में वो कहीं भी हो सकता है। अगर मैं कहूं कि उसकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स्ड है, इसका मतलब उसमें मैनी मैनी वेवलेंथ्स है। अगर मैनी मैनी वेवलेंथ्स है, इसका मतलब बहुत से वेवलेंथ्स हैं उसके पास। वेवलेंथ्स अनसर्टन है, वेवलेंथ अनसर्टन है, इसका मतलब उसका लीनियर मोमेंटम अनसर्टन है। लीनियर मोमेंटम अगर उसका सर्टन है तो लैम्बडा सर्टन हो जाएगा, इसका मतलब पोजीशन अनसर्टन हो जाएगी। पोजीशन सर्टन हो गई, इसका मतलब उसका p अनसर्टन हो जाएगा। p अनसर्टन है, इसका मतलब लैम्बडा अनसर्टन है। लैम्बडा अनसर्टन है मतलब बहुत सी वेव्स है, बहुत सी वेव्स है, उसका सुपरपोजिशन, दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस बात को ध्यान रखिए, मिक्सचर ऑफ वेव्स जब होती है तो इस तरह की पल्स बनती है। बहुत सी वेव्स की मिक्सचर है तो इस तरह की पल्स बनती है। तो यह पक्की बात है कि हम दोनों चीजें एक साथ सर्टनली कभी मेजर नहीं कर सकते किसी पार्टिकल के लिए। क्वांटम लेवल हमेशा छोटे पार्टिकल्स के लिए होता है। हमारी बस, हमारी बॉल या हमारे बॉडी के लिए, इतने बड़े ऑब्जेक्ट के लिए क्वांटम मॉडल सक्सेसफुल नहीं है। वहां तो मैटर का जो हमारा नॉर्मल मॉडल है वही ठीक है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया है नेचर में किस तरह से होता है, क्यों होता है, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन इसकी तीन छोटी छोटी सी फॉर्मूला है, तीन फॉर्मूले आप देखिए। डेल्टा एक्स दैट इज द uncertainty, delta is the uncertainty in the position, multiplied with delta p that is uncertainty in the linear momentum। uncertainty का यह प्रोडक्ट जो है वह ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होगा। इस बात को ध्यान रखिए, एटलीस्ट अनसर्टेनिटी होगी उनका जो प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं एक अनसर्टन होगा तो दूसरा सर्टन हो जाएगा। इनफैक्ट एक को सर्टन कोशिश करेंगे तो दूसरा अनसर्टेनिटी दूसरे में इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि यहां देख चुके हैं। तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एटलीस्ट h अपॉन 4 पाई होगा, लीस्ट बट द लास्ट। इसी तरह से डेल्टा एक्स डेल्टा p के बजाय अगर आप डेल्टा थीटा डेल्टा एल लेते हैं, डेल्टा थीटा डेल्टा एल, यह
स्पिन के लिए होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन देखें या न्यूक्लियस की स्पिन देखें या किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पिन देखें, उसके स्पिन का एक लीनियर एंगुलर मोमेंटम होगा और वेक्टर होगा, और वो वेक्टर होगा, आप क्लास 11 पे पढ़ते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स, वहां आप देखेंगे। तो उस वेक्टर का जो थीटा है, डायरेक्शन है उस वेक्टर की, वह अनसर्टेन होगी। तो किसी जगह पर इसे यूज करने की जरूरत पड़े ना पड़े, इसकी जरूरत पड़ जाएगी आपको, कैलकुलेशन इस पर बेस मिल जाएगी। साथ ही साथ डेल्टा ई, डेल्टा टी, एनर्जी में अनसर्टेनिटी और टाइम में अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट जो है h/4π है। इनफैक्ट नेचर में ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रचा बसा है। तो इट इज अनसर्टन, एवरीथिंग इज अनसर्टन एट क्वांटम लेवल। तो काफी बड़ा प्रिंसिपल है, जितना आप समझ गए उतना काफी है। न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड होगा, इन पर न्यूमेरिकल बेस्ड बहुत कम मिलेंगे आपको आपके क्लास के लेवल पर। और हिजनबर्ग प्रिंसिपल से हम क्या समझते हैं ये हम आगे देखेंगे। इससे हमें एटम के स्ट्रक्चर को, एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिलेगी, क्वांटम मैकेनिकल स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिलेगी। तो आगे देखते हैं हम क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट यहां पर हमें समझना है उसका, क्वांटिटेटिव नहीं। क्वांटिटेटिव तो हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि यह आईडीजेई के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। अब IEEE का सिलेबस देखेंगे, वहां क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लिखा होगा एटम का। ऑब्वियसली हम केवल हाइड्रोजन का ही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स एटम्स जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको समझना बहुत मुश्किल है। तो क्या होती है क्वांटम मैकेनिक्स और इसे हम किस तरह से देखते हैं, इसके लिए आप छोटी सी बात समझिए। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक वेव है। तो अब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करेगा, उसके जो वेव है उसके नेचर के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। तो उसकी एक वेव फंक्शन होगा जिसे हम साई कहते हैं, दिस इज साई। और साई पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन आप क्लास 12 में पढ़ते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत होती है हमें इसे समझने के लिए। इनफैक्ट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से भी आता है तो हम इसे नहीं समझ सकते, क्योंकि ये श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है और कुछ इस तरह से होती है, मैं लिखना भी नहीं चाहता क्योंकि उसको देख के बहुत डर लगता था मुझे खुद को। तो मैं सोचता था कि ये कौन से चैप्टर में आ गई, और फर्स्ट चैप्टर में अगर ऐसा पढ़ेंगे तो क्या होगा केमिस्ट्री में। इनफैक्ट केवल वहां पर उसका पिक्चर की तरह आप देख लीजिए, इसे पिक्चर ऑफ दिस इक्वेशन, उसका वहां पर सॉल्यूशन हमें समझने की जरूरत नहीं है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है वह वेव इक्वेशन आपके इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसकी इक्वेशन होती है, जहां पर साई जो है वेव का वेव की एम्पलीट्यूड बताता है एट एनी टाइम। साई इज अ फंक्शन ऑफ, बेसिकली इज अ फंक्शन ऑफ, साई इज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एज वेल एज टाइम। तो साई से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए साई स्क्वायर होगा। मैं यह बात आपको बता दूं, साई स्क्वायर जो होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और इसलिए मैं आपको यहां बता रहा हूं। साई स्क्वायर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। किस बात की प्रोबेबिलिटी? मैं पहले ही कह चुका हूं, इलेक्ट्रॉन जो होता है उससे जुड़ी हुई वेव जो होती है उसके मॉडल को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। इसलिए हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं सबसे पहले यहां पर, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो आइए देखते हैं उसको हम पहले। तो हम सबसे पहले थॉमसन मॉडल देखते हैं। थॉमसन मॉडल में क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल। इस तरह से पूरा मैटर जो था पॉजिटिवली चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर ट्रैप थे इस तरह से, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। और रदरफोर्ड मॉडल थोड़ा ज्यादा अच्छा था, इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से टर्न करता था अराउंड द न्यूक्लियस। बोहर मॉडल ज्यादा बेटर है, मच बेटर है। बोहर मॉडल में फिक्स न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब आप देख सकते हैं, ऑर्बिट मींस अ फिक्स्ड सर्कुलर और इलेप्टिकल पाथ, दीज आर ऑर्बिट। ऑर्बिट मींस फिक्स्ड सर्कुलर और
इलिप्टिकल पाथ। तो बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में ही मूव करते थे, लेकिन जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वहां फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होता है, वहां ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल होता है और वहां अगर न्यूक्लियस में इस तरह से लेता हूं तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किस तरह से लेंगे आप देखिए। इलेक्ट्रॉन्स को हम, इलेक्ट्रॉन की यह पोजीशन नहीं है, यह इलेक्ट्रॉन की मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले एरिया को शो करता है। ज्यादा डेंसर है इलेक्ट्रॉन, वहां मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी वर्ड आपको ज्यादा अच्छे से नहीं पता हो शायद। प्रोबेबिलिटी मिलने की जो संभावना है, आप देख सकते हैं जहां ज्यादा डेंसर आपको दिखाई दे रहा है क्लाउड, वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। दिस इज जस्ट अ क्लाउड, दिस इज द यू कैन से नॉट जस्ट द पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है, एक प्रकार से क्लाउड के पार्ट्स हैं। अगर बहुत 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 सारे ऐसे पॉइंट आप यूज करेंगे तो यहां पूरी तरह से एक यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला, यूनिफॉर्म डेंसिटी या यूं कहे यूनिफॉर्मली वेराइंग डेंसिटी वाला एक एरिया, एक 3 डायमेंशनल स्पेस होगा। तो डेंसिटी जहां कम है वहां कलर लाइट लेंगे हम, और जहां डेंसिटी ज्यादा है वहां डार्कर कलर लेंगे। तो अब मैं कह सकता हूं मैं यहां डार्कर लेना चाहता हूं, थोड़ा ज्यादा डार्कर है, तो यहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वह ज्यादा है डार्कर जोन में, और यहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वह अपने आप में पार्टिकल न होकर उसका जो वेव बिहेवियर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो जिसका वेव उससे एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेव है या जिसे मैटर वेव कहा जाता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस मैटर वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जहां पर ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड तो आप जो है कोऑर्डिनेट और टाइम का फंक्शन है, किसी पॉइंट पर किस कोऑर्डिनेट पर और किसी टाइम पर कहां है इलेक्ट्रॉन, यह उसकी पोजीशन को डिनोट करेगा, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज होगी। और जहां उसके मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वह एरिया मैंने डार्कर बनाया है। इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट द प्रोबेबिलिटी। यहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जहां ज्यादा है, जहां ज्यादा डार्कर है वहां मिलने की प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी में बहुत बड़ा अंतर है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसे आप देखिए, इलेक्ट्रॉन के किसी जगह पर मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दैट इज साई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट स्पेस होगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो किसी जगह पर मिलने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली यह हो रहा है कि जो साई है उस वेव का एम्पलीट्यूड बताता है, और साई स्क्वायर जो है इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड मैटर वेव की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। अगर साई और साई स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी में हम डायग्राम देखें तो उससे हमें बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हाइड्रोजन के लिए हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इसे देखते हैं किस तरह से हो सकता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए साई का न्यूक्लियस से डिस्टेंस आर के रिस्पेक्ट में अगर डायग्राम देखें तो क्या होगा। साई और आर के बीच जो डायग्राम है वह कुछ इस तरह से होगा। आप देख सकते हैं साई और आर के बीच डायग्राम जो है वह किस तरह से होगा। यहां से यह हमारा साई है, यह थोड़ा सा नीचे आएगा, जस्ट टच करते हुए निकल जाएगा एक्सिस को नीचे से। और साई स्क्वायर अगर हम बनाते हैं तो साई स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, यह बात आप जानते हैं, इसलिए यह डायग्राम ज्यादा स्टीपर होगा, स्टीपर होगा, साथ ही साथ यह पॉजिटिव होगा तो एक्सिस के ऊपर जाएगा इस तरह से। तो आर न्यूक्लियस से डिस्टेंस है। आप देख सकते हैं साई स्क्वायर जो है न्यूक्लियस के पास में, जितना पास में है उतना ज्यादा है, लेकिन दूर जाने पर साई स्क्वायर कम हो रहा है। लेकिन साई स्क्वायर का वॉल्यूम से मल्टीप्लिकेशन करें आप तो आपको क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूं। यहां पर अगर आप साई स्क्वायर का डीवी से मल्टीप्लाई करें और यह जो होगा वो डेंसिटी होगा, इनफैक्ट डेंसिटी होगा, और डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, डीवी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह प्रोबेबिलिटी होगा। तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के पास में मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू आर अगर आप देखें तो वह कुछ इस तरह से होगी। ऐसा क्यों हो रहा है
क्योंकि डीवी वॉल्यूम जो है न्यूक्लियस के पास में आप देखें तो बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम होगा। साई की वैल्यू जरूर न्यूक्लियस के पास में ज्यादा है, साई स्क्वायर की वैल्यू भी न्यूक्लियस के पास में ज्यादा है, लेकिन वो आर की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए डी की वैल्यू, डीवी की वैल्यू बहुत कम होगी, इसलिए उनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम होगा। एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस पर साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी, साई स्क्वायर की वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी, आर की छोटी वैल्यूज के कंपैरिजन में साई स्क्वायर की वैल्यू यहां पर कम है, लेकिन यहां पर आप देखें तो आर की वैल्यू ज्यादा है, आर की वैल्यू ज्यादा है इसलिए डीवी की वैल्यू ज्यादा है, और इस तरह से आप इस ग्राफ को इस तरह से देखेंगे। लेकिन जैसे जैसे और बढ़ेगा आर की वैल्यू और बढ़ेगी, साई स्क्वायर और छोटा होता जाएगा, तो साई स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए फिर से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। दिस इज प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर डायग्राम। इसका मतलब हम एक फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव नहीं करता है, बल्कि उसके एक जोन में मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वह कुछ इस तरह से वैरी होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता है, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, कभी दूर कभी पास, कभी दूर कभी पास, और जिस एरिया में ज्यादा से ज्यादा मिलता है वह एरिया इस तरह से डिनोट करते हैं, और जहां मैक्सिमम मिलने की प्रोबेबिलिटी है उसकी वह आर नॉट है। और मैं आपको बता दूं, अगर आर नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके, तो वह आर नॉट की वैल्यू वही होगी जो बोहर ने फाइंड करी थी। एंड दैट इज द ग्रेट थिंग ऑफ दिस बोथ मॉडल्स, कि आर नॉट वह डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर से केवल यह समझ सकते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटीज को देखना है, और इस तरह से अब यह ऑर्बिट नहीं रहा, ऑर्बिटल हो गया। दिस इज नाउ एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इज 3 डायमेंशनल, बल्कि यह 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर यहां खत्म नहीं होता। हाइड्रोजन के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे, जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी कहते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन भी कहते हैं, उसे अगर सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, और वो बहुत सारे सॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट 3D स्पेस में डिफरेंट प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं, उसकी डिफरेंट एनर्जीज, उसके डिफरेंट मोमेंटम्स, इन सबको शो करते हैं। तो हम देखते हैं क्या आउटकम्स हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के आउटकम्स क्या है। इनफैक्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स एटम्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व नहीं की जा सकती है, लिखना भी बहुत मुश्किल है, सॉल्व करना तो बहुत बड़ी बात है। तो यहां पर हम उस वेव मैकेनिकल इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। इनफैक्ट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और वेव की इक्वेशन और उसके सॉल्यूशंस बहुत नई टर्म होने के कारण काफी मुश्किल होती है कई बार, लेकिन हमें जस्ट उसके कंसेप्ट को समझना है कि भाई वेव होती है, वेव का एम्पलीट्यूड होता है, और उसके एम्पलीट्यूड का जो सिग्निफिकेंस क्या है, उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या है। तो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का जो है वह सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है बजाय कि उसके वेव के एम्पलीट्यूड का। और बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप समझिए कि क्वांटम नंबर्स क्या होता है, इसके बाद हम क्वांटम नंबर्स को समझेंगे, और उस क्वांटम नंबर्स के बाद हम उन क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्बिटल्स को समझेंगे। तो हम बात करना चाहते हैं क्वांटम नंबर्स की। हमने बोहर थ्योरी में क्या देखा था, बोहर ने फर्स्ट क्वांटम नंबर, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, उसे एक प्रकार से फाइंड कर लिया था। n1 n2 n3 n4 यह पॉसिबल वैल्यूज है केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। लेकिन क्वांटम नंबर्स कहां से आते हैं, जब हम वे इक्वेशन को साई के लिए सॉल्व करते हैं। तो इस साई को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ नंबर्स चाहिए, सॉल्यूशंस होते हैं। इक्वेशन के सॉल्यूशन कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जैसे आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। 2 डायमेंशनल जो हमारी वेव्स होती है, वेव मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं नहीं है इसको, लेकिन हम पढ़ते हैं इसको वेव्स में, फिजिक्स में पढ़ते हैं। कुछ इस तरह से सॉल्यूशन होते हैं, देखिए आप, a sin ओमेगा t प्लस फाइ, या y इज इक्वल टू b sin ओमेगा 1 t प्लस फाइ, एंड सो ऑन। तो यहां ओमेगा फाइ a इस तरह से जो है, ये बहुत ही सिंपल टाइप के आपके कांस्टेंट्स हैं, जो इस पर्टिकुलर वेव के एम्पलीट्यूड को डिस्क्राइब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पेस एक्सेट्रा।
लेकिन हमारी जो वेव मैकेनिक्स है, उसकी जो वेव है वो बहुत ही जबरदस्त डिफिकल्ट है, जिससे हम आसानी से बिल्कुल नहीं समझ सकते इन क्लासेस में। हमें केवल यह समझना है कि उनके सॉल्यूशंस में हमें इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए, हमें इलेक्ट्रॉन के लिए पोजीशंस के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स मिलते हैं। उन नंबर्स का सेट जो है वो इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर वेव को डिफाइन करता है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की पोजीशंस को डिस्क्राइब करता है। लेकिन क्वांटम का क्या मतलब? क्वांटम से मतलब यह है कि क्वांटाइज नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन दोनों के बीच में और कोई नंबर नहीं है। दिस आर कॉल्ड क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब, क्वांटाइजेशन का आप यूज हमारी करेंसी में भी देख सकते हैं। जैसे हमारे पास 1 रुपए का सिक्का होता है, 2 रुपए का सिक्का होता है, 5 रुपए का होता है, 10 रुपए का होता है, 20 रुपए का होता है, 50 का होता है, 100 का होता है और 500 और 1000 रुपए का नोट होता है। तो इस तरह से, इस तरह के हमारी करेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसके बीच में आपको 3 रुपए, 4 रुपए, 3.25 रुपए, 3 रुपए 10 पैसे, इस तरह का कोई करेंसी का नोट नहीं होता। मतलब हमारी करेंसी जो क्वांटाइज्ड है, इट डज नॉट ऑक्यूपाई ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। उसी तरह से ये जो नंबर्स हैं, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, केवल कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही ऑक्यूपाई करते हैं, और उनमें भी कुछ रिलेशन होते हैं, उन्हें हमें समझने की कोशिश करना है। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर जो इक्वेशन सॉल्व करने पर हमें मिलते हैं, वह है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इनका मतलब क्या होता है और वह क्या डिनोट करते हैं, क्या बताते हैं हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में, वह समझना ज्यादा जरूरी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं, और एन की जो वैल्यूज हैं, एन की जो वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एन। और एन की जो वैल्यूज है 1 हो सकती है, एन की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। हालांकि हो तो बहुत सकते हैं, लेकिन नेचर में हर क्वांटम नंबर, ज्यादा हायर क्वांटम नंबर्स के एलिमेंट हमारे पास नहीं है, एटम्स नहीं है। विद हायर क्वांटम नंबर्स हमारे पास एटम्स नहीं है। तो हम देखते हैं यह क्या सिग्निफाई करता है, यह बहुत जरूरी बात है। हायर एन का मतलब क्या हुआ? हायर टोटल एनर्जी। इट शोज और डिनोट्स हायर एनर्जी लेवल्स। जैसा कि बोहर के मॉडल में हम साफ साफ देखते हैं, हमने बहुत अच्छे से देखा था बोहर मॉडल में कि हायर एन है मतलब हायर एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हायर एनर्जी का दूसरा मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर है। यह भी बिल्कुल क्लियर है, जैसा कि हमने बोहर के मॉडल में देखा था। मैंने आपको साफ बताया था कि जितना एन बढ़ रहा है, उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, दूर वाले ऑर्बिटल में रहेगा, दूर वाले ऑर्बिटल एरिया में रहेगा। तो यह बात बिल्कुल क्लियर है। ऑल्सो मैं लिख देता हूं यहां पर, हायर एन, दैट मीन्स हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल लिखना चाहिए हमें यहां पर, इज ग्रेटर फ्रॉम न्यूक्लियाई, फ्रॉम द न्यूक्लियस इन फैक्ट। तो यह जरूरी दो बातें हैं जो मैंने यहां पर आपके सामने लिखी है, पहली और दूसरी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए इतना ही काफी है। और हमें जो दूसरा क्वांटम नंबर मिलता है वेव मैकेनिक्स में, वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर, उसे डिनोट करते हैं एल से, और उसे कहा जाता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। और एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या क्या होती है, यह समझना बहुत जरूरी है। और यह भी समझना चाहिए कि एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या डिफरेंस क्रिएट करता है, दो वैल्यूज में इलेक्ट्रॉन के लिए क्या डिफरेंस क्रिएट होता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर अगर डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या डिफरेंट हो जाता है, यह बहुत जरूरी बात है। तो हम सबसे पहले एजिमुथल क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यूज की बात करें। अगर n 1 है तो l की वैल्यू जो होती है 0 होती है। n अगर 2 है तो l की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, 0 और 1 दोनों होगी। तो और इसी तरह से n अगर 3 है तो l की वैल्यू जो है पॉसिबल वैल्यू 0, 1 या 2 होगी।
उसी तरह से n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2 या 3 होगी। n 5 के लिए भी होता है, लेकिन नेचर में उस हायर ऑर्डर के एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं हमें। L0 से हम क्या डिनोट करते हैं? N0 जो है, L0 के लिए अगर आप ऑर्बिटल का शेप देखें तो इनफैक्ट हमें क्या मिलता है, L से क्या क्या मिलता है यह समझते हैं हम पहले। पहली बात, इट गिव्स शेप ऑफ ऑर्बिटल। इट गिव्स शेप ऑफ ऑर्बिटल, नॉट द साइज। साइज जो है यह डिनोट करता है, इस बात का ध्यान रखें। तो मैं लिखूंगा साइज ऑफ ऑर्बिटल। साइज इज हायर और यू कैन से बिगर फॉर हायर n। n की हायर वैल्यू है तो साइज, ऑर्बिटल का साइज बड़ा है ऑब्वियसली, क्योंकि जितना बड़ा है उतना दूर जा रहा है, यह बात तो यहां क्लियर हो रही है। लेकिन L जो है, एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है, वो शेप बताता है ऑर्बिटल का। ऑल्सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिटल। तो उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बताता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। और यह बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर L की वैल्यू डिफरेंट है, L0 है या L1 है या L2 है, तो N3 के लिए क्या डिफरेंस क्रिएट करेंगे? N3 में देखें हम, यह n=2 में देखें, L की 2 वैल्यूज मिलेगी या 3 वैल्यूज मिलेगी आपको यहां पर। तो डिफरेंट L की वैल्यू है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट है, तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल, एनर्जी की जो वैल्यू होती है उसमें भी डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इट मेक्स लिटिल डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफरेंट क्वांटम नंबर है, इसका मतलब डिफरेंट एनर्जी स्टेट में है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो डिफरेंट है, उसका एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट है, उसके ऑर्बिटल का शेप डिफरेंट है। तो हमें इनके शेप समझना चाहिए। इनफैक्ट हमें ज्यादा हायर ऑर्डर के शेप को समझने की जरूरत नहीं है, हम केवल एक आइडिया देखते हैं और हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो L की वैल्यूज होती है उन्हें समझते हैं और शेप ऑफ ऑर्बिटल समझते हैं। तो L0 पर क्या शेप होता है, L1 पर, L2 पर, L3 पर क्या शेप होते हैं यह देखते हैं हम। तो ये बातें बहुत ध्यान से याद रखिए आप। तो अब हम देखते हैं कि n की वैल्यू अगर 1 है तो L, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0, केवल 0 पॉसिबल है। और L0 को हम s ऑर्बिटल भी कहते हैं, s ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो L0 का मतलब होता है s ऑर्बिटल। और इसका शेप कैसा होता है? ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल मीनिंग रखता है, और 3 डायमेंशनल मीनिंग है तो उसका कुछ शेप होगा। और ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा था, अगर मैं इससे कुछ इस तरह से करूं तो मुझे एक ऑर्बिटल मिलेगा। ऑर्बिटल किस तरह से मिलेगा? वह एक स्फेरिकल प्रोबेबल एरिया होगा जहां पर उसके मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। वह एरिया कुछ इस तरह से डार्कर होगा, और जहां उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है वह एरिया थोड़ा लाइटर होगा। इसे आप एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट टाइम पर स्नैपशॉट कह सकते हैं। कभी इलेक्ट्रॉन यहां था, आपने उसका स्नैपशॉट ले लिया, कभी इलेक्ट्रॉन यहां था, उसका आपने स्नैपशॉट ले लिया, कभी यहां कभी यहां। तो इस तरह से डिफरेंट पोजीशन पर आप स्नैपशॉट लेंगे तो आपको दिख सकता है कि इलेक्ट्रॉन आपको यहां कम मिला, यहां आपको ज्यादा मिला। तो इस तरह से 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया, स्फेरिकल शेप इसे आप कह सकते हैं। तो यह शेप हो जाएगा आपका L=1 s ऑर्बिटल का। अब n=2 अगर है तो आपको L0 मिलेगा और L1 मिलेगा। L0 आपने देख लिया है, उसका शेप कैसे होगा? L0 का मतलब s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल मतलब स्फेरिकल इस तरह से होगा। लेकिन n2 और n1 के s में डिफरेंस होगा। n2 का जो s है उसे 2s कहेंगे, और n1 का जो s है उसे 1s कहेंगे।
तो ये 1s ऑर्बिटल हो जाएगा। 2s ऑर्बिटल कैसा होगा? 2s ऑर्बिटल थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन मैं 2s ऑर्बिटल का बड़ा साइज बनाने के बजाय आपको L इज इक्वल टू 1 का मीनिंग समझाता हूं। L1 का मीनिंग है p ऑर्बिटल। और p ऑर्बिटल का शेप किस तरह से होता है यह आप देखिए। तो p ऑर्बिटल का शेप देखते हैं। शेप ऑफ p ऑर्बिटल किस तरह से होगा यह देखिए। शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज लाइक डंबल। डंबल आपने देखा होगा, एक्सरसाइज जो करते हैं उनको डंबल देखने को मिलता है। डंबल आप बीच में से पकड़ते हैं, डंबल का शेप इस तरह से होता है कुछ। p ऑर्बिटल का शेप कुछ इस तरह से होता है। डंबल लाइक एरिया में, डंबल लाइक एरिया नहीं कहना चाहिए, डंबल लाइक जोन है, 3D जोन है ये एक प्रकार से। डंबल लाइक वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन की फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो डंबल लाइक एरिया में होती है, इसलिए इसे डंबल शेप कहा जाता है। और ये p ऑर्बिटल का शेप हो गया। मैं एग्जैक्ट डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ले रहा हूं, डेंसिटी कुछ जगह पर कम होगी, कुछ जगह पर ज्यादा होगी, दैट इज श्योर, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं पर डेंसिटी ज्यादा होगी, कहीं पर डेंसिटी कम होगी, लेकिन ये रीजन जो होगा वो 3D रीजन जो है वो डंबल शेप होगा। तो p ऑर्बिटल का शेप आपने देख लिया है। हमारे सिलेबस में s, p और d ऑर्बिटल का शेप है। तो n3 के लिए L0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है। 0 और 1 के शेप आपने देख लिए। L अगर 2 है तो उसे कहा जाता है d ऑर्बिटल। और शेप ऑफ d ऑर्बिटल किस तरह से होता है? शेप ऑफ d ऑर्बिटल अगर आप इसे देखें तो शेप ऑफ d ऑर्बिटल डबल डंबल होता है। इस डबल डंबल आप देखिए कुछ इस तरह से होता है।